नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कहानी कुर्सी की शुरुआत करेंगे। आपको बताएंगे आज उत्तर प्रदेश की खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों चर्चा में हैं, क्यों एक एक करके उनके हर एक बयान की चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ आज बिहार की भी चर्चा करेंगे। बिहार में कैसे नीतीश ने बिहार को वेलफेयर स्टेट बना दिया है, इसके साथ ही साथ आपको ट्रंप और शहबाज की बात भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में हैं। वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ओडिशा में हैं, झारसुगुड़ा में इस वक्त हैं और उनका रोड शो चल रहा है। आप देखिए, पीएम हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए रोड के दोनों तरफ उनको देखने की जो भीड़ है वो भी इस वक्त आप देख रहे हैं। पड़ोसी राज्य यानी कि बिहार में इलेक्शन होना है। ओडिशा में तो मुख्यमंत्री अपना बना लिया, क्या बिहार में ऐसा कुछ हो पाएगा, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं, एक रोड शो कर रहे हैं। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया है। पीएम भी अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, उसका अभिवादन स्वीकार करते हुए। और जो पारंपरिक नृत्य है ओडिशा का वो भी आप इस वक्त देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। तो कई योजनाओं का ऐलान भी आज प्रधानमंत्री की तरफ से ओडिशा के लिए किया जा रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले संबोधन में पीएम ने बताया कि ओडिशा के विकास के लिए एनडीए सरकार कितनी प्रतिबद्ध है और कैसे बड़ी बड़ी योजनाओं को ओडिशा में लेकर आ रहे हैं। पीएम ने अपने संबोधन में बताया और कहा कि हर गरीब तक सुविधाएं पहुंचाएं, ये हमारा लक्ष्य है। हर गरीब तक पक्के मकान को हम पहुंचाएं, ये हमारा लक्ष्य है। और इन्हीं योजनाओं को लेकर आज पीएम ओडिशा में इस वक्त मौजूद हैं। उनका स्वागत भी किया जा रहा है। एक छोटा सा रोड शो पीएम इस वक्त कर रहे हैं और इस रोड शो में आप देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। और जो लोग पीएम को देखने के लिए हैं, सेल्फी ले रहे हैं, फोटोग्राफ खींचते हुए नजर आ रहे हैं। और पीएम भी इस उत्साह को देखते हुए गाड़ी से बाहर निकलकर अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए अब कहानी कुर्सी की शुरुआत करते हैं। पीएम के ओडिशा दौरे पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश पर भी सबकी नजर है। सबसे पहले स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान है, उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी और समीर चौगावकर जी रोज की तरह हमारे साथ स्टूडियो में है। आप तीनों का बहुत स्वागत है। अब बात हम यूपी की कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अपने मजबूत शासन के लिए जाने जाते हैं, वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने धर्म को भी शासन से जोड़ा है। वो भगवा भी पहनते हैं, नवरात्र मनाते हैं और शासन भी करते हैं। नवरात्र के छठे दिन शक्ति की पूजा करते हैं और फिर प्रदेश में उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की भी बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे सीएम हैं जिन्होंने राज और धर्म को जोड़ा। यही असल मायने में राजधर्म भी है। अब सीएमओ दफ्तर की तरफ से नवरात्र के बीच एक जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दशहरा बुराई और आतंक के दहन का प्रतीक है। ये उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई का सही समय है। उन्होंने अलग अलग जिलों में एक विशेष समुदाय के जुलूसों में अराजकता फैलाने के प्रयासों के बारे में सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों को सरकार कुचल देगी। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि वो फिर से अराजकता फैलाने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। सीएम ने कहा है कि कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद और अन्य जिलों में हुई घटनाओं में उपद्रवियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर के आदेश दिए हैं। उनकी संपत्ति की जांच की जाएगी, सभी उपद्रवियों की पहचान की जाएगी। वीडियो फुटेज और सोशल मीडिया की निगरानी के जरिए किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो जो योगी की पुलिस है वो करके भी दिखाती है। अगर यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है दशहरे का, तो समझा जा सकता है कि उपद्रवियों पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं। और इसीलिए मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है कि ऐसे मुख्यमंत्री हैं वो जो धर्म और शासन को एक साथ जोड़ते हैं। हर्षवर्धन जी, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस स्टाइल के बारे में बात करें तो अपने आप में ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो भगवा भी पहनते हैं, नवरात्र में देवी की आराधना करके, शक्ति की उपासना करके ये भी बताते हैं कि वो शक्ति है जो कैसे राक्षसों का, महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करती है। देखिए, योगी आदित्यनाथ के लिए आप किसी भी तरह से चर्चा करें तो उस पर पक्ष विपक्ष दोनों हो सकते हैं, लेकिन एक मामले में पक्ष विपक्ष नहीं हो सकता है और वो मामला है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जीरो टॉलरेंस का मसला। योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 से जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और 2022 में जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, एक बात लगातार जो निरंतरता से चली आ रही कि अगर आप गुंडागर्दी करेंगे, अगर आप उपद्रव करेंगे, अगर आप पत्थरबाजी करेंगे, अगर आप किसी भी जगह पर किसी भी तरह की हिंसा करने की कोशिश करेंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस आपको ठीक से जवाब देगी। अब आमतौर पर यह होता नहीं है, लेकिन ये शायद योगी जी के इस जो कहें कि शैली है, स्टाइल है, उसका प्रभाव है
कि सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद चला, आई लव महादेव चला, और अभी मैं कल से देख रहा हूं कि आई लव यूपी पुलिस चल रहा है। आमतौर पर यह होता नहीं है, पुलिस को लेकर कोई आई लव कहे वो कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए, पुलिस ने कोई महान काम किया हो, क्योंकि पुलिस का काम तो मान लेते हैं कि अच्छा काम कर रहे हो तो तुम्हारी भाई ड्यूटी है, और गड़बड़ हो गया तो पुलिस के ऊपर लोग चढ़ जाते हैं। लेकिन जब उपद्रवियों पर कार्रवाई होती है और जनता का ये एक तरह से कहेंगे इमोशन फूट कर सामने आता है, तब वो बताता है कि जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं और जो जमीन पर होता हुआ दिख रहा है। और ये बात सचमुच नहीं समझ में आती है कि कोई व्यक्ति ऐसे घिनौने बयान दे सकता है। कोई व्यक्ति इस तरह से जब मन करता है तब कह दिया कि भाई हम इकट्ठा होंगे और भीड़ ये कर देगी, हम देख लेंगे, हम उनको हैसियत दिखा देंगे। कमाल होता है। और ये लगातार होने की मतलब जिसको कहने कुछ लोग हैं चिन्हित करके, अब उनको गिरफ्तार भी क्यों नहीं किया जाता है, उनको जेल कानूनी धाराओं में अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाए, जो कुछ है उसको तय कराया जाए, वो भी नहीं हो पाता है। लेकिन इतना तो जरूर तय है कि अगर पत्थरबाजी हो रही है, सड़क पर लोग निकलेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसका यूपी पुलिस ठीक से इलाज करती है। और योगी आदित्यनाथ इस मामले में जरा सा भी किसी को बर्दाश्त नहीं करते। यह अच्छी बात है, हर राज्य सरकार को यह करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ऐसे डायलॉग जनमानस में उतारने की कोशिश की जा रही है कि जैसे मां दुर्गा ने राक्षसों का वध किया, महिषासुर का वध किया, ऐसे ही जितने भी उपद्रवी हैं, जो शांति भंग करने वाले एलिमेंट्स हैं, उनका ऐसे ही दहन किया जाएगा, उनका ऐसा ही इलाज किया जाएगा जैसे यूपी में इस वक्त योगी के राज में किया जा रहा है। और ये सख्ती जरूरी क्यों है, या कैसे भड़काने का काम अभी भी किया जा रहा है, कैसे बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। एक बयान मैं आपको सुनवाती हूं। योगी आदित्यनाथ के उपद्रवियों पर एक्शन के लिए सही समय से क्यों बताया और क्यों उपद्रवियों पर योगी सरकार सख्त है, इसकी बानगी समझनी है तो आपको मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा के भड़काऊ बयान को सुनना चाहिए, जो खुलेआम लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए उकसा रही हैं। वो सरेआम यूपी सरकार और पुलिस को चुनौती दे रही हैं। वो मुसलमानों से सैलाब बनकर सड़कों पर आने के लिए और जान की कुर्बानी देने के लिए बहका रही हैं। लोगों ने जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर के निकले थे, उन पर इस बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। और मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जिस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल उठ सके। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी है, तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे, लेकिन ये जुल्म ज्यादती बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी कि आई लव मोहम्मद कहने, लिखने या बोलने पर पाबंदी लगाई जाए। विजय जी, इस तरीके के बयानों का मतलब क्या है? आप जब ऐसे एड्रेस कर रहे हैं कि सैलाब आएगा, यूपी पुलिस देख ले, यूपी पुलिस को हम चेता रहे हैं, यूपी पुलिस को हम बता रहे हैं अपनी बंदूकों को लेकर खड़े हो जाएं, एकमात्र अफवाह या गलत खबर के जरिए लोगों को सड़कों पर लाने की जरूरत क्यों? प्राची जी, जब ये चालू हुआ विवाद तब भी हम सब लोगों ने चर्चा की थी यहाँ किस्सा कहानी कुर्सी की में कि कोई आई लव मोहम्मद बोले या कोई आई लव महादेव बोले, दोनों में कोई परेशानी नहीं है और दोनों की ज़रूरत नहीं है। दोनों बातें, यदि कोई बोल रहा है तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है ये सब करके। लेकिन ये जो बहन कह रही हैं सुमैया जी, वो उससे आगे की बात है, वो इंसाइट करने वाली बात है। उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और लोग आपकी बात को समझते नहीं हैं, और फिर जब भीड़ आ जाती है तो भीड़ को काबू करना। और कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये जो पोस्टर्स लग रहे हैं, जो पोस्टर आप लगा रहे हैं या होर्डिंग लगा रहे हैं, यदि वो कोई गिर जाए, हवा से गिर जाए, टूट जाए, फट जाए, तो एक नए तरीके का बवाल खड़ा हो जाएगा। पोस्टर लगे होने में, होर्डिंग लगे होने में परेशानी नहीं है, लेकिन यदि वो टूट जाएगा, कोई भी, और गलती से भी टूट जाए, कोई चलाकर भी कई लोग होते हैं असामाजिक तत्व, वो भी ऐसा कर सकते, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते, उससे क्या हालत होंगे, क्या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, इसको समझने की ज़रूरत होती है और उस पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गैर ज़रूरी जैसा कदम है कि इस पर आप क्यों हर दिन किसी न किसी चीज़ का एक बवाल खड़ा किया जाए। और मुख्यमंत्री जी जो हैं, वो जैसा अभी हर्ष जी ने भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन पर कोई विवाद नहीं हो सकता, कोई बहस नहीं हो सकती, तो उनकी सरकार उस पर काम कर रही है, वो बेहतर तरीके से काम करे। बल्कि मुझे लगता है कि जितना हम उम्मीद करते हैं उतनी सख्ती की ज़रूरत है। जो योगी जी से उम्मीद करते हैं वो उस तरह से देखें कि आगे कोई और इस तरह की जरूरत है, मतलब जो भी व्यवस्था होगी कहीं ये ना हो कि इस बहाने से कोई गड़बड़ हो जाए, क्योंकि फाइनली तो उनकी जिम्मेदारी आएगी यदि अगर गड़बड़ हो गई। हम ये सोच रहे थे कि कल जो बयान आए थे, यदि उस समय ही कुछ सख्ती की जाती जिन लोगों ने बयान दिया, तो शायद और इतना
नहीं बढ़ता, लेकिन अब भी एक मौका है कि कोई गलती ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो और सरकार उसको देखती रहे। नहीं तो खुलेआम ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। चलिए अभी मौलाना मौलवी की तरफ से ऐसे बयान दिए जाएं, तौकीर रजा जिन पर अभी फिलहाल कार्रवाई हो रही है उनसे पूछताछ जारी है और बरेली में तो चुन चुनकर उपद्रवियों को इस वक्त पकड़ा जा रहा है। लेकिन सुमैया राणा जो एक राजनीतिक दल से ताल्लुक रखती हैं, वो अगर खुलेआम चुनौती समीर जी दे रही हैं तो मकसद क्या है? जब ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं तो नेता तो अमूमन पीछे ही हो जाते हैं ना, ये सैलाब आता है, इन्हें लाठियों का सामना करना पड़ता है, इन पर कार्रवाई होती है, इन पर एनएसए जैसी धाराएं लगती। देखिए, सुमैया राणा का मकसद वही है जो नवाब मलिक का महाराष्ट्र में मकसद है, जो अबू असीम आजमी का महाराष्ट्र में मकसद है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र, उनका जो मकसद है कि किसी ना किसी बहाने से युवाओं को भड़काओ। प्रधानमंत्री मोदी का जो 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2047 विकसित उत्तर प्रदेश देखने का जो लक्ष्य है, उसे किस तरीके से अवरोध डाला जाए, किस तरीके से यह बताया जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक तनाव है, हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़ा हो रहा है, कैसे माहौल को खराब करा जाए। तो मुझे लगा ये असामाजिक तत्व सिर्फ एक समाज के अंदर बंटवारा नहीं कर रहे हैं, ये देश की प्रगति में भी सबसे बड़ा बाधा है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उत्तर प्रदेश एक जिसे कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, वहाँ इतना लोग उद्योग लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के 2017 के बाद से जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उत्तर प्रदेश की चर्चा है पूरे देश के अंदर है, और अब उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश की जब बढ़ रहा है, तो इस तरह के लोग समाज के अंदर अशांति फैलाने का काम करते हैं। और आई लव महादेव और आई लव मोहम्मद का जो शुरू हुआ, तो भाई किसने कहा था कि आई लव मोहम्मद आप लेकर निकली है? सबको पता है ना, अब आपकी आस्था है, आप अपने आस्था मस्जिदों में करते हैं, आप इबादतगाह में करते हो, करिए ना। इस तरीके से बैनर लेकर जाना, इस तरीके से पोस्टर लगाना, पुलिस से आपसे रिक्वेस्ट करने के बाद कि आप इस तरीके से बैनर पोस्टर मत लगाइए, आप पुलिस से झगड़ा करते हो। कल क्या जरूरत थी, जब मामला पूरा शांत हो गया था, कि बरेली में तौकीर रजा बयान देते हैं कि भाई शाम की नमाज के बाद इकट्ठे होंगे, और कल इकट्ठे होते हैं और पुलिस के ऊपर किस तरीके से आप दबाव डालते हैं। पुलिस आपको रोकने की कोशिश करती है, भीड़ इकट्ठी होती है, पुलिस कहती है भाई अब आप घर जाइए, तो आप पुलिस के ऊपर दबाव डालते हो, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करते हो, बैरिकेड पे चढ़ने की कोशिश करते हो, और पुलिस फिर लाठीचार्ज नहीं करे तो क्या करेगी? तो यह तय था कि कल प्लान था कि शुक्रवार की नमाज के बाद कैसे बरेली के अंदर माहौल बिगड़ा जाए, और बरेली से बिगड़ा हुआ माहौल फिर महाराष्ट्र के बीड़ में बिगड़े, फिर हिंदुस्तान के तमाम शहरों में बिगड़े, और पूरे देश में एक माहौल खराब हो। तो मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, और आज बता दिया योगी जी ने कि भाई अब दशहरा आ रहा है, और हिंदू त्योहारों के समय या त्योहार के समय आप माहौल खराब करने की कोशिश करोगे, तो योगी का शासन है, अभी तक जिस तरीके से ट्रीटमेंट हुआ है उपद्रवियों के साथ, वही ट्रीटमेंट होने वाला है, फिर चाहे वो तौकीर रजा हो चाहे कोई हो। तो मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ ने बहुत स्पष्ट पुलिस को संदेश दे दिया है कि वीडियो डिटेल्स खंगाले जाए, सारे उनके रिकॉर्ड इकट्ठे किए जाए, और एक एक उपद्रवियों को चुनकर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। सर क्या संदेश दिया है वो अभी सुनवा देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस अंदाज में जवाब दिया है और कैसे ताकीद किया गया है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई माहौल खराब करेगा तो उसका इलाज कैसे होगा, और इसकी तस्वीर हमें देखने को भी इस वक्त मिल रही है। बरेली में कल जिस तरीके के हालात पैदा हुए उसके बाद अब कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाइयों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। बरेली हिंसा के बाद बड़े एक्शन की तैयारी इस वक्त की जा रही है। उपद्रवियों पर एनएसए लगाएगी बरेली पुलिस, इसकी तैयारी कर ली गई है। साथ ही जुलूस के आयोजकों पर भी एनएसए लगाया जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 5 दिनों से हिंसा की प्लानिंग की जा रही थी। अब तक 30 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 50 से ज्यादा हिरासत में है। दरअसल कल जुमे की नमाज के बाद बरेली और मऊ में जबरदस्त बवाल मचा था। बरेली में जुमे की नमाज के बाद जुलूस निकाला गया, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लहराए गए, धार्मिक नारेबाजी हुई, और जब योगी की पुलिस ने जुलूस में शामिल लोगों को रोकने की कोशिश की तो पत्थर चले, गोलियां तक चलाई गई। तौकीर रजा ने प्रोटेस्ट की कॉल दी थी, जिसके बाद नमाज के बाद कुछ लोग जुलूस निकालने लगे। अब योगी की पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को अज्ञात जगह पर शिफ्ट कर दिया है और तौकीर रजा से बरेली हिंसा को लेकर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस हिंसा मामले में तौकीर रजा के रोल की जांच की जा रही है, और अगर जांच में तौकीर रजा का रोल हिंसा में मिलता है तो पुलिस उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करेगी। कल दंगे के दौरान मौलाना तौकीर रजा बरेली की एनक्लेव कॉलोनी में अपने दोस्त के घर थे। पुलिस ने वहीं पर हाउस अरेस्ट किया और अब उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। पूछताछ की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि जो कॉल दी गई थी इसमें ये पत्थर, ये इतनी बड़ी संख्या में भीड़ कैसे इकट्ठा हुई और पुलिस को निशाना क्यों बनाया गया। अब बरेली में जिस तरीके से इलाज किया जा रहा है या बरेली में जिस तरीके से उपद्रवियों को निशाना बनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस अंदाज में चेतावनी दी है वो मैं आपको सुनाती हूं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है
कि बरेली में शायद मौलाना मौलवी ये भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सत्ता है। वो ये भूल गए हैं कि यहां पर कौन मुख्यमंत्री है। अगर कोई भी प्रदेश में कर्फ्यू लगाने की कोशिश करेगा, कोई भी अगर दंगे वाली साजिश रचेगा, तो क्या हाल यूपी पुलिस उसका करेगी। ये सुनिए मुख्यमंत्री ने कैसे बताया। आपने देखा होगा जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। अब मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि ये लोग भूल गए हैं, पहले ऐसा होता रहा था उत्तर प्रदेश में कि छोटी छोटी बातों पर सड़कों पर उतरकर उपद्रव किया जाता था, कर्फ्यू लगाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ योगी का राज है, योगी सत्ता में है, मुख्यमंत्री हैं और ऐसे लोगों को सीधी चेतावनी दी जा रही है। लेकिन क्या सिर्फ चेतावनी देने भर से ही काम चल जाएगा हर्षवर्धन जी? तौकीर रजा टाइप के जो लोग हैं, हर बार तौकीर रजा जब भी ऐसा मुद्दा आता है कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे नफरत भी फैलती है और सड़कों पर उसका अंजाम भी देखने को मिलता है। ऐसे लोगों का इलाज कब होगा, ये भी एक सवाल है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जब ये कह रहे हैं कि मौलाना भूल गया था कि यूपी में किसका शासन है, तो निश्चित तौर पर तौकीर रजा जैसे लोग जो भड़काऊ बात करते हैं, जहर फैलाने की कोशिश करते हैं, उनका इलाज होगा। लेकिन ये बात जो योगी आदित्यनाथ ने कही, उसमें उन्होंने जो एक लाइन कही है, क्या उस पर चर्चा ठीक से अलग से नहीं होनी चाहिए? स्ट्रीट पावर दिखाने का कौन सा एक मतलब मिजाज कौन सा है कि अच्छा हम सड़क पर उतर जाएंगे और हम प्रशासन को चुनौती दे देंगे। ये जो सुमैया राणा ही नाम है ना, इनके पिताजी जो मुनव्वर राणा थे, बहुत बड़े शायर थे, बड़े शानदार व्यक्ति थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की पहले वाली सरकार आई थी ना, तो चूंकि आडवाणी जी का सिंध से और सिंधु से बड़ा प्रेम था, तो सिंधु उत्सव भी तब उस वक्त कराया जाता था। पता नहीं इधर होता है कि नहीं होता है, नहीं होता। तो इन्होंने बाकायदा जो है उस वक्त शायरी कविता उस पर लिखकर और उस सरकार में खूब नजदीकी की कोशिश की थी। इस सरकार में संभव नहीं हो पाया, हालांकि उसके बाद मुनव्वर जी की तो उनका इंतकाल भी हो गया। लेकिन उनके बच्चे अब कांग्रेस पार्टी में हैं और भाषा उनकी थोड़ी विचित्र है। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में होना, राजनीति करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस मौलाना तौकीर रजा और इस सुमैया राणा, इनकी भाषा में कोई फर्क दिख रहा है क्या? और अगर भाषा में फर्क नहीं दिख रहा है तो क्या ये राजनीतिक तौर पर व्यक्ति हैं, इनको ऐसे देखा जाए और फिर जब कार्रवाई होती है तब ये कहा जाए कि अरे भाई देखिए इनके ऊपर क्यों इस तरह की कार्रवाई होगी? और कमाल की बात ये भी होती है, ये तो अपने घरों में रहेंगे, ये तो अपने जहां भी मस्जिद में या मदरसे में जहां भी है वहां रहेंगे। निकलता कौन है? मुसलमानों के घर का बच्चा निकलता है, 4-6 FIR हो जाती है, 2-4-6 लोगों को लग जाता है। संभल में तो जान भी चली गई थी। आखिर कब तक ये मुसलमान स्ट्रीट पावर दिखाकर भारत में रहना चाहेगा? ये सवाल बड़ा है। दंगा करने की मानसिकता कैसे तैयार हो जाती है और कैसे उनकी हिम्मत पड़ जाती है, ये सवाल बड़ा है। ये जो पूरा घटनाक्रम है आई लव मोहम्मद वाला, इसमें कोई विवाद था ही नहीं, ये क्रिएटेड है। और क्रिएट हुआ तो कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया में आई लव महादेव भी शुरू कर दिया। ये पूरा का पूरा मसला पूरी तरह से कानून व्यवस्था को कुछ आग लगा दी जाए, कुछ वहां कुछ दंगे की स्थिति बन जाए, वो करने की कोशिश है। लेकिन क्या मुस्लिम कम्युनिटी इसको समझने सोचने को तैयार नहीं है? कई बार ये होता, और अब तो थक गए होंगे वो लोग भी सुनते सुनते कि रामनवमी पे, दशहरे पे, दुर्गा पूजा पे, यानी कुछ भी हिंदू पर्व, आप सोचिए उस समय आप क्यों नहीं संवेदनशील रह सकते हैं?
क्यों हिंदू आस्था का सम्मान नहीं कर सकते हैं? और आपके ऊपर अगर बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है तो उस सवाल का जवाब भी तो आप ही को देना है ना। योगी आदित्यनाथ तो जो करेंगे, कानून व्यवस्था पुलिस जो करेगी वो तो करेगी, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। अब देखिए, जवाब तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक करके तमाम मुद्दों का दे रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कोई शांति खराब करने की कोशिश करेगा तो उसको भी चेतावनी दे रहे हैं अपने अंदाज में, और जातियों को लेकर अगर कोई योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश करेगा तो उस पर भी वो जवाब दे रहे हैं। समाज को जातियों में बांटने वालों पर भी योगी ने कड़े तेवर दिखाए। योगी ने कहा कि ऐसे लोग समाज को बांटते हैं, गुमराह करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से निपटने के लिए हमने बुलडोजर तैयार किया। हम आपको बता दें कि हाल ही में योगी सरकार ने यूपी में जाति के नाम पर रैलियों से लेकर सभाओं तक पर रोक लगाने का फरमान जारी किया है, और अब इस पर क्या कहा है मुख्यमंत्री ने, यह भी आप सुनिए। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था, इन्हीं के लिए बनाया था। ये लोग उन परजीवी की तरह हैं जो झूठे नारों से समाज को गुमराह करते हैं। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अंदाज है, पसंद करें या ना करें, लेकिन जो वो बोलते हैं समीर जी, वो खुलकर बोलते हैं और ऐसे ही बोलते हैं जैसा इस बयान में भी उन्होंने बोला कि क्या इलाज करना है परजीवियों का, कहां बुलडोजर चलाना है, ये सरकार बखूबी जानती है। निश्चित रूप से। और योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर तो पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो गया, उसके बाद तो सारे मुख्यमंत्री इस उपद्रवियों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल करते रहे। और योगी आदित्यनाथ मुझे लगता है कि सबको चेतावनी दे दी है, उपद्रवियों को भी साफ साफ चेतावनी दी है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से बरेली में जो हुआ है, तो जो मुस्लिम बुद्धिजीवी उन्हें सामने आके बोलना चाहिए ना, इस तरीके से जो किया जा रहा है ये बहुत गलत है। मुस्लिम समुदाय को समझाने की जिम्मेदारी उनकी भी है। बड़े जो मुस्लिम बुद्धिजीवी माने जाते हैं वो बाहर आकर इस बात का विरोध करें कि भाई जो कल हुआ है और तौकीर राजा ने जो कहा है और जिस तरीके से उकसाने की कोशिश की है, जावेद अख्तर को उसका विरोध करना चाहिए, बाकी तरह के जो लोग हैं उसको विरोध करना चाहिए कि भाई मुस्लिम समाज इस उपद्रवी समाज के साथ नहीं है। जो मुट्ठी भर लोग हैं जो समाज का अशांति लेना चाहते हैं, पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम करने की कोशिश है। मुझे लग रहा है वो समाज भी ध्यान देगा। और योगी आदित्यनाथ ने जाति को लेकर जो कहा है, और बहुत अच्छा योगी आदित्यनाथ भी कुछ दिन पहले जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसके हिसाब से जातियों की रैलियों पर नाम के आगे जाति लिखने वाली बातें, गाड़ियों पर जाति लिखने का जो बैन किया, मुझे लगता है बहुत अच्छी है। और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भाई सबका साथ सबका विकास उत्तर प्रदेश में होता है। प्रधानमंत्री मोदी का तो नारा ही है कि सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, तो इसमें सब शामिल है। अब अखिलेश यादव पीडीए बनाकर जातिगत विभाजन करना चाहे, पीडीए की राजनीति करना चाहे, वो अखिलेश यादव का रुख है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के राज में सबके साथ न्याय होता है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटी जाति का नहीं है, कोई बड़ी जाति का नहीं है, सब बराबर है। और सबके विकास के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार काम कर रही है। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ ने संदेश दे दिया है। लेकिन अब संजय निषाद का क्या होगा, जो साथ में पार्टी में योगी जी को वो भी देखना पड़ेगा, जो साथ में राजनीति कर रहे हैं छोटे दल, वो तो जाति की राजनीति करते हैं। ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, तो उनको भी अभी देखना चाहिए कि जाति की राजनीति ना करें, सबके विकास की बात करें। ठीक है, लेकिन ये बात तय है कि जो बोलते हैं योगी वो बड़ा खुलकर बोलते हैं, जो स्टैंड है उनका वो बड़ा खुलकर क्लियर करते हैं, चाहे उपद्रवियों पर एक्शन की बात करनी हो, चाहे जातियों पर विरोधियों को जवाब देने वाली बात हो। बात करेंगे अब बिहार की, जहां नवरात्र के बाद किसी भी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले बिहार में चुनावी मुद्दों को लेकर एक अलग सा ट्रेंड दिख रहा है। जो विपक्ष पहले लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहा था, अब ये धीरे धीरे महिला वोटर्स की ओर शिफ्ट होता दिख रहा है। नीतीश ने महिला रोजगार योजना शुरू की, प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000 रुपए की पहली किश्त भी जारी की, तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी पटना में महिला संवाद किया, माई बहन योजना का ऐलान किया, हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया। इसके बाद प्रियंका गांधी भी जब पटना पहुंची तो प्रियंका गांधी ने भी महिलाओं से ही संवाद किया। उन्होंने महिला रोजगार योजना के तहत दिए जाने वाली किश्त को ही रिश्वत करार दे दिया। यानी कुल मिलाकर अभी जो पॉलिटिक्स है बिहार में वो महिला सेंट्रिक है। नीतीश के कोर वोटर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब जो 10,000 किश्त मोदी सरकार की तरफ से, एनडीए सरकार की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से महिलाओं को दे दी गई है, क्या ये बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब विपक्षियों में कैसे खलबली है आपको सुनवा देते हैं। प्रियंका गांधी क्या कह रही है। खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन हमें सम्मान दे रहा है। और सम्मान का मतलब ये नहीं है कि चुनाव के 10 दिन पहले 10,000 रुपए पकड़ा दिए, हमें खरीदने की कोशिश है। ये हमारा सम्मान नहीं है।
हमारे गठबंधन ने तय किया है कि जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको 2500 रुपए हर महीने मिलेगा। हमने ये तय किया है कि हम भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन दिलवाएंगे। और सुन लीजिए, इस जमीन का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा ताकि जमीन आपके नाम हो, जमीन आपकी हो। ये आपकी शक्ति है जिसे हम पहचान रहे हैं। देखिए, बिहार में जिसको डिफेंसिव होना था वो अब एग्रेसिव नजर आ रहा है। नीतीश कुमार हैं जो एक के बाद एक वेलफेयर स्कीम्स का ऐलान कर रहे हैं और सिर्फ ऐलान नहीं कर रहे बल्कि उनको जमीन पर उतार भी रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए पहुंच भी रहे हैं। और वो विपक्ष जो चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर को एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा था, भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहा था, नीतीश कुमार की हेल्थ को लेकर लगातार हमला बोला जा रहा था, अब ये तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं और महिला वोट बैंक की जो लड़ाई है हमें देखने को मिल रही है। तो क्या विजय जी, ये जो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल किया, जहां पर 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में कल भेज दिए गए, 75 लाख महिलाओं के खाते में भेज दिए गए, क्या ये गेम चेंजर साबित होगा? क्या इससे चुनाव एक तरफा होगा या अभी भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो तैर रहे हैं हवा में? चुनाव में बहुत सारे मुद्दे होते हैं लेकिन ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और गेम चेंजर हो सकता है। आप समझिए करीब करीब 22% वोटर जो है उससे सीधा असर तो केवल महिला वोटर का, उसमें मेल भी जोड़ लें क्योंकि हर परिवार का एक सदस्य है, तो 2-2 लोग भी यदि उसके साथ जोड़ लें तो 3 लोग हो रहे हैं और 75 को 3 से आप करते हैं तो मतलब करीब करीब 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों पर इसका असर हो रहा है, उसको फ़ायदा मिल रहा है। और इसमें एक और बात है कि पहले जैसे थी लाडली योजना थी, मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना थी, उसमें तो फिर भी हो रहा था 1 महीने में 2,000 मिले, 1,000 मिले, कहीं 1,500 मिले, फिर लोगों को लगता था कि सरकार आगे देगी कि नहीं देगी। यहाँ तो जो देना था वो पहली बार में ही दे दिया 10,000 रुपये, और 10,000 अब तक की सरकार की, किसी भी सरकार की सबसे बड़ी योजना है। तो जाहिर है कि इसका गेम चेंजर के तौर पर उसका इस्तेमाल भी होगा और मुझे लगता है उसका असर बड़ा होगा। अब सवाल तो ये होते हैं बहुत सारे, लेकिन एक सवाल ये महत्वपूर्ण होता है कि क्या चुनावों के समय इस तरह की घोषणाओं के ऐलान की अनुमति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, और वो भी खासतौर से जो 20 साल से सरकार है उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। लेकिन जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो सरकार में नहीं है तब भी वो वादे तो वो के वो ही कर रहे हैं। भाई माँ बेटी योजना तेजस्वी जी ने की है तो वो भी कमोबेश वैसी ही योजना है, उसी तरह से वो खुद ही कह रहे कि हमारी माई योजना की कॉपी है, ये नकल है। तो इसका मतलब है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इस सब पर कि क्या इन सब वादों को ब्राइब के तौर पे जो प्रियंका जी कह रही मानना चाहिए, तो प्रियंका जी को खुद को भी देखना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन इलेक्शन के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है ये एक गेम चेंजर होगी। अब इसको ये नहीं कह सकता मैं कि भाई सरकार बनाने में उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन एक मेजर कंट्रीब्यूशन उसका हो सकता है। नहीं, एक बात जो हम देख रहे हैं समीर जी वो ये कि नीतीश कुमार बिल्कुल रीजनल पॉलिटिक्स को पकड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है चुनाव से ठीक पहले जितना खजाना है बिहार सरकार का वो सब खोल देना चाहते हैं। वो बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान भी कर रहे हैं, चुनाव से ठीक पहले उसको लागू भी कर दे रहे हैं। एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर बिहार को इस वक्त देखा जा रहा है और सारे मुद्दे वही हैं। अब तेजस्वी भी बात करते हैं तो तेजस्वी को लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार या नीतीश कुमार की मेडिकल हेल्थ को लेकर उनकी तमाम निजी जानकारियों को लेकर पीछे छोड़ना पड़ता है, और वो भी ये कहते हैं हमारी नकल कर रहे हैं, जो हम पहले बोल चुके हैं उसी को वो धरातल पर लेकर आ रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार नीतीश कुमार ने जिस तरीके से लगातार घोषणाएं की है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे समाज के किसी भी वर्ग के लिए हो, बहुत ज़्यादा वेलफेयर घोषणाएं इस बार नीतीश कुमार की तरफ से हुई। और अभी ये 10,000 का जो घोषणा हुई है तो बहुत एक बड़े घोषणा के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन इन सभी जो नीतीश कुमार ने अभी तक घोषणाएं की है इसको पूरा करने के लिए 37,000 करोड़ का बजट सालाना नीतीश कुमार को रखना पड़ेगा। तो बिहार के लिए एक लाइबिलिटी भी रहेगा कि भाई जिस बिहार पे 4 लाख करोड़ का कर्ज, जो 63 करोड़ रुपया प्रतिदिन जिसका सूद जाता है, उसके लिए इतने पैसों की व्यवस्था करना। लेकिन कल अमित शाह जी भी बिहार में थे, अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी ने भी बिहार में कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि आपको ट्रिपल एम पर फोकस करना है इस बार। महिला, मोदी और मंदिर, ये 3 हमारे जीत के मंत्र हैं। हमारे पास महिलाओं का इतना बड़ा बेस बैंक है जो प्रधानमंत्री मोदी से कामों से प्रभावित है। नीतीश कुमार महिलाओं की लगातार घोषित कर रहे हैं। मंदिर जैसा निर्माण हमने किया है तो मंदिर का एक है, और प्रधानमंत्री मोदी सबसे लोकप्रिय नेता है। तो ट्रिपल एम पर अमित शाह जी ने कहा और कहा है कि भाई
2025 में 225 सीटें जीतना है तो हर घर महिलाओं के पास जाना होगा और प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की योजनाओं को बताना होगा। तो ये तय कि इस बार महिलाओं को केंद्र में रख के चल रहा है। वैसे भी नीतीश कुमार महिलाओं के बहुत लोकप्रिय रहे, जिस तरीके से उन्होंने शराबबंदी उन्होंने लागू की थी, बेटियों को उन्होंने जिस तरीके से साइकिल डिस्ट्रीब्यूट की थी, तो महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक हमेशा से एनडीए के साथ रहा है। इसे और पुख्ता करना चाहते हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार। और मुझे लग रहा है कि जो घोषणा पहले नीतीश कुमार करने वाले थे उसे कल प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है अपनी घोषणा के द्वारा, तो मुझे लग रहा है एक बड़ी घोषणा है और आने वाले दिनों में और घोषणाएं होगी। लेकिन 10 साल की बेटी से लेके 60 साल की महिला तक के लिए हर वर्ग के लिए जो घोषणाएं की है, यह एक बड़ी घोषणा मुझे लगता है बिहार के लिए चुनाव में होने वाली है। और इसका सामना महागठबंधन कैसे करेगा ये देखने वाला बात होगा, क्योंकि नीतीश कुमार तो अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर चुके हैं वोटिंग के 40 दिन पहले। अब तेजस्वी तो कह रहे हैं कि भाई सरकार में आएगा तो हम देंगे, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम आएंगे तो देंगे। तो देने और डिलीवर करने में अलग बात है। और 10,000 के अलावा जो महिला व्यापार शुरू करेंगी उन्हें 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे, तो ये भी इसके पीछे एक बड़ा गणित है। तो मुझे लग रहा है कि इस योजना का जो घोषणा की है इसका कोई काउंटर विपक्ष के पास फिलहाल मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। सर 75 लाख महिलाओं के से सीधा कांटेक्ट हो गया है अब सरकार का। 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए गए हैं। ये एक बड़ी योजना है, इसे गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। अब दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं। अब तेजस्वी यादव काउंटर करने की कोशिश भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, यात्रा भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी मुसीबत अपने ही परिवार ने बढ़ा रखी है। अब लालू राबड़ी फैमिली में जो 2 फाड़ है उसी में जो तेजस्वी यादव हैं वो फंसे हुए हैं। एक के बाद एक बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। अब कैसे? सबसे पहले तेज प्रताप यादव जो पार्टी से निकाल दिए गए, अलग अलग बयान उन्होंने दिए, कई बार अपने भाई को ही घेरा, उनके ही विधायक का जो क्षेत्र है वहीं पर पहुंच गए और कहा कि देखिए काम नहीं करते हैं। अब उन्होंने नई पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी का गठन कर दिया है, लेकिन खास बात यह है कि तेज प्रताप यादव की पार्टी के पोस्टर पर लालू और राबड़ी देवी की तस्वीर नहीं है। उधर रोहिणी आचार्य जो नाराज चल रही हैं, रोहिणी जो तेजस्वी के करीबी संजय यादव को कई बार टारगेट कर चुकी हैं, जिसे लेकर पहली बार तेजस्वी ने बड़ी बहन रोहिणी पर बयान दिया। तेजस्वी ने कहा कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे पार्टी को नुकसान हो। तेजस्वी ने कहा कि रोहिणी आचार्य ने कभी टिकट नहीं मांगा, वो हमेशा परिवार के साथ खड़ी हैं। अब क्या कहा तेजस्वी ने अपनी बहन पर, सुनिए। रोहिणी दी हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। और रोहिणी दी ने जो कुर्बानी दी है, शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोगों को किडनी दे। ऐसी स्थिति में इन्होंने किडनी दी। जो लोग भी हमारे बहनों पे उंगली उठा रहे हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है, ये ठीक बात नहीं। किसी की भी बहन पर, माँ पर जो है इस तरह का लांछन जो है लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर से दोहरा रहे हैं, कभी भी रोहिणी दी की इच्छा अपने स्वार्थ में नहीं रही है, पार्टी को आगे बढ़ाने में रही है और शुरू से ही हमारा साथ दिया है, हमारे साथ रही है और हमको आगे बढ़ाने में जो कर सकती हैं वो उन्होंने किया है। ना टिकट पाना, ना टिकट किसी को दिलवाना, ना कोई पद पाना, ना राज्यसभा, ना लोकसभा, ऐसी कभी भी उनकी इच्छा नहीं थी। तो ये तेजस्वी के सामने बड़ी मुश्किल है। दोनों बड़े भाई बहन की नाराजगी खुलकर, एक बड़े भाई तो अपनी पार्टी बना चुके हैं, लालू राबड़ी की फोटो तक उन्होंने अपनी पार्टी के पोस्टर पर नहीं लगाई है, और अब रोहिणी आचार्य को लेकर तेजस्वी यादव को कहना पड़ रहा है। और इस पर चुटकी अब विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो जरूर लेंगी। जेडीयू इस पर तंज कस रही है। जेडीयू का ये कहना है कि जिनसे परिवार नहीं संभल रहा वो बिहार को संभालने का सपना ना देखें। परिवार तो संभल नहीं रहा है, राजद के लोग लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। तेज प्रताप यादव की पार्टी को चुनाव चिन्ह मिल गया। उनकी पार्टी के अनेक लोग तेज प्रताप यादव की तरफ भी झांक रहे हैं। और रोहिणी यादव प्रकरण में जिस तरह से खासी किरकिरी उनके पूरे परिवार की हुई है, कई टुकड़ों में परिवार बढ़ता दिख रहा है। बिहार के चुनावों में इस बार ब्लैक बोर्ड वर्सेस लालटेन वाली जो सियासत है वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह तेज प्रताप यादव को मिल गया है। अब ये कितनी बड़ी मुसीबत तेजस्वी यादव के लिए, हर्षवर्धन जी ये जरूर आप समझाइए, क्योंकि परिवार के 2 बड़े लोग, तेज प्रताप वो तो खैर पहले ही अलग हो गए, बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, अब रोहिणी पर आकर सफाई देनी पड़ रही है, तेजस्वी को बताना पड़ रहा है कि कितनी कुर्बानी मेरी बहन ने दी है। नहीं देखिए, वो तो अच्छे से जानते होंगे क्या क्या चाहिए रोहिणी जी को, इसीलिए वही बोल रहे थे। न टिकट पाना, न दिलवाना, न राज्यसभा, यही तो चाहिए रोहिणी आचार्य को।
अगर ये नहीं चाहिए होता तो सिंगापुर से भला कोई क्यों बिहार लौट के आएगा? क्या करने के लिए लौट के आएगा कि अच्छा ठीक है सब कुछ न कुछ करते रहें और रोहिणी जी ऐसे ही सिर्फ एक्स पर सबसे लड़ती रहें, सबके लिए गंदा गंदा लिखती रहें और सबसे उसी तरह से जवाब पाती रहें। राजनीति में ये होता नहीं है। और राजनीति में कहीं भी आपको अगर लगता है कि आपको कुछ मिल सकता है तो कोई छोड़ता है क्या? और अब तो ये कहा जा सकता है ना भाई कि परिवार में अगर बंटवारा होगा तो लड़की को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो वो अपना हिस्सा मांग रही। और रोहिणी ने ये देखा है कि उनके माता पिता ने तेजस्वी यादव को सब कुछ दे दिया, मीसा तक को नहीं दिया जो सबसे बड़ी है। तो उनको पता है कि बिना मांगे नहीं मिलने वाला है। और तेज प्रताप यादव का भी वो हर्ष देख रही हैं कि किस तरह से घर के बड़े बेटे को बाहर निकाल दिया गया। अब आप उसको कुछ भी कहें, कोई बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि आखिर वही पैसा, वही संपदा, वही सब कुछ तो है, भले तेज प्रताप कहें कि हमको घर से निकाल दिया गया है, लेकिन फिलहाल तो उनको आउट कर दिया गया है। यानी इसका सीधा सा मतलब हुआ कि एक बात पर राबड़ी जी और लालू जी में सहमति है, तेजस्वी के अलावा कोई और नहीं है। तेजस्वी जो तय करेंगे वही होगा। अभी रोहिणी आचार्य, मीसा भारती और तेज प्रताप को तय करना है कि वो अपने भाई के लिए अपना अपमान वो जज्ब कर जाएंगे, सह जाएंगे, या फिर वो लड़ाई लड़ेंगे और सार्वजनिक तौर पर कोई बड़ा निर्णय लेंगे। ये जो नैरेटिव अभी जेडीयू के नेता बना रहे थे विजय जी कि पहले घर की लड़ाई को तो संभालने बिहार को, अब आप तब संभालिएगा, क्या ये नैरेटिव बिहार में जाएगा? और क्या तेज प्रताप जब चुनाव लड़ेंगे अपने कैंडिडेट्स को उतारेंगे, रोहिणी की नाराजगी, क्या ये कोई डेंट करेगा आरजेडी को? देखिए, एक तो जो बात अभी तक सार्वजनिक नहीं थी वो तेजस्वी जी ने सार्वजनिक कर दी कि रोहिणी जी को क्या क्या चाहिए। वो सारी लिस्ट उन्होंने गिना दी है कि भाई किस किस चीज़ पर झगड़ा चल रहा है, राज्यसभा टिकट पर, लोकसभा पर, पार्टी में किसको टिकट दिलवाना है। मतलब उन्होंने ना बोल दिया, लेकिन उन्होंने बताया मैसेज के तौर पे कि भाई ये चीज़ें रोहिणी जी चाहती हैं या इस पर हो रहा है। लेकिन बिहार के चुनाव पर ओवरऑल को ये नैरेटिव चलेगा ऐसा नहीं है, मगर आरजेडी को तो नुकसान कर ही सकता है। खास तौर से जो तेज प्रताप जी हैं, जब उन्होंने नई पार्टी बना ली है तो जिन लोगों को टिकट तेजस्वी जी नहीं देंगे उनको टिकट तेज प्रताप जी दे देंगे। और जो क्लोज फाइट की सीट्स होंगी, मान लीजिए जिसपे 2000 में 5000 में कोई जीत हार का हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि तेज प्रताप जी कोई बड़े लीडर के तौर पर निकल कर आएंगे। 15 सीटें थी ऐसी। हाँ, 15 सीटें थी, 15 सीटें 5000 वाली जो है उसमें कुछ इतनी सीटों पर नुकसान वो कर सकते हैं उनका, और वही शायद नुकसान करते करते फायदा भी कर दे तेज प्रताप जी को भी। ये भी हो सकता है कि उनका फायदा हो जाए, तो उस तरह से वो आरजेडी को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं। और यदि मीसा उनके साथ नहीं खड़ी है, रोहिणी जी उनके साथ नहीं खड़े हैं, तो भले ही वो विरोध नहीं कर रहे हों, आगे सामने नहीं आ रहे हो, लेकिन साथ नहीं है तो उस ताकत को भी तो कमजोरी मानोगे ना आपकी, वो ताकत साथ में नहीं है। तो वो किस तरह से करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके परिवार की जो झगड़ा है वो बिहार चुनाव का कोई नैरेटिव सेट करेगा, ऐसा नहीं है। वो जनता दल यू के प्रवक्ता कह रहे वो तो ठीक है, उनकी बात में कोई ऐसा नहीं है कि किसी बात पर वो चर्चा नहीं कर सकते या कह सकते, लेकिन नैरेटिव के तौर पर वो काम आएगा ऐसा नहीं है। अब देखिए, तेजस्वी यादव अपने परिवार में अभी उलझे हुए नजर आ रहे हैं। अब उन्हीं के वोट बैंक को साधने के लिए या उनके वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए इस वक्त सीमांचल की पॉलिटिक्स में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटिहार में हैं, जहां उनका रोड शो है और 250 करोड़ की सौगात देंगे, तो वहीं देश के होम मिनिस्टर अररिया के फारबिसगंज में रहेंगे, जहां वो आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे, उन्हें जीत का मंत्र देंगे। हैदराबाद वाले भाईजान भी पिछले 4 दिनों से सीमांचल में हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। सीमांचल न्याय यात्रा का आखिरी दिन है। सीमांचल की लड़ाई इसलिए दिलचस्प है कि मुस्लिम बाहुल इलाका है। इस इलाके में 24 सीटें हैं, एनडीए के पास 12 सीटें हैं, जबकि महागठबंधन के पास सिर्फ 7 सीट हैं। ओवैसी की पार्टी ने पिछली बार 5 सीट जीती थी, लेकिन उनके 4 विधायकों ने पतंग छोड़कर हाथ में आरजेडी का लालटेन थाम लिया था। इसके बावजूद ओवैसी साहब आरजेडी से गठबंधन करना चाहते हैं। वो कहते हैं अपमान का घूंट पीकर भी वो गठबंधन करना चाहते हैं, चिट्ठी भी लिख चुके हैं। तो सवाल यह है कि आरजेडी उन्हें अपने महागठबंधन में क्यों नहीं लेना चाहती है? क्या ओवैसी ने कहा, वो भी सुन लीजिए। ये बिहार के जो अपॉलिटिकल कई लोग हैं जो ये गलतफहमी का शिकार थे कि असदुद्दीन ओवैसी अलायंस नहीं चाहता है, पर्सनली मुझ पर एलिगेशन लगाया गया। तो हमने अख्तर भाई से कहा कि ये लोग ऐसा कह रहे हैं तो आप उनसे ही लिखवा लीजिए, क्या लिख कर देना। तो बोले कि आप लेटर लिख दीजिए। तो ठीक है, लिखते हैं लालू जी को। फिर उसके बाद लेटर लिख दिए। फिर बाद में उनके फर्जन ने कहा कि हमको नहीं मिला। हमको ताज्जुब हुआ क्योंकि पार्टी के फाउंडर वो हैं। उन्होंने कहा ठीक है, उनको भी लिख दीजिए। तो लिख दिया। तो ये तो मैसेज जा चुका है
कि जो हम पे इल्जाम लगाते थे कि हम अलायंस नहीं चाहते या बातचीत नहीं करते, तो हमने कर दिया है। अब इनके ऊपर है मुनस्सिर, वो अपनी पार्टी का फैसला वो लेंगे, हम अपनी पार्टी का फैसला हम लेंगे। तो महिला वोटर्स के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक को साधने की ये कोशिश इस वक्त समीर जी हमें सीमांचल में देख रही हो। वैसे दो अपनी सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान भी कर चुके हैं, एक तो ढाका और एक पूर्णिया की 22 सीट है जहां कैंडिडेट्स का ऐलान ओवैसी की तरफ से कर दिया गया है। नीतीश भी अब अपने जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको साधने के लिए आज सीमांचल का ही दौरा कर रहे हैं और जानकारी तो ऐसी भी है कि जब घुसपैठियों का मुद्दा उठाया जाता है तो बहुत ज्यादा सहज जेडीयू नजर नहीं आती है इस मुद्दे पर। निश्चित रूप से देखिए, नीतीश कुमार की जो राजनीति लंबे समय से रही है, जिस तरीके सेकुलर की वो राजनीति करते रहे, मुस्लिम तबका को अपने साथ जोड़ कर रखा था, लेकिन जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चले गए आरजेडी को छोड़कर, और अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी राजनीति पड़ी है, वक्फ बिल पर जिस तरीके से जेडीयू ने विरोध समर्थन किया था बिल का, तो मुझे लगता है कि अब बहुत बड़ा मुस्लिम वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार बताना चाहते हैं कि भाई मुसलमानों के लिए जितना 2005 के बाद मैंने मुख्यमंत्री के रूप में किया उतना न लालू प्रसाद यादव ने किया, न राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किया। तो ये बताना चाहते हैं कि भाई सरकार ने सबका काम किया और मुस्लिम समाज के लिए भी काम किया, तो वो उनको जोड़ना चाहते हैं। लेकिन सीमांचल का जो मुस्लिम एरिया, बेसिकली वहां पर आरजेडी का एक प्रभुत्व का रोल रहा है। लेकिन जिस तरीके से 2020 के चुनाव में तो ओवैसी ने 5 सीटें जीती थी, तो ओवैसी को लग रहा है कि भाई अब मेरी 5 सीटों में से 4 विधायक तो चोरी कर ले गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर मेहनत से 3-4 सीटें जीतूं और फिर वो आरजेडी में चले जाए। तो वो चाहते कि गठबंधन में आऊंगा तो कम से कम मेरे विधायक सुरक्षित रहेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ये बताना चाहते कि भाई मुसलमानों का हक तो हमारा है बिहार के अंदर, और ये कहना चाहते होंगे कि भाई जब हम हैदराबाद में चुनाव नहीं लड़ते तो आप क्यों यहाँ आकर मुसलमान का वोट बैंक लेना चाहते हो। लेकिन महागठबंधन की एक समस्या भी है, अगर ओवैसी को अभी गठबंधन में ले लेंगे तो विधानसभा में आप 5 सीट दे देंगे या 6 सीट दे देंगे। 6 मांग रहे हैं वो, 6 मांग रहे हैं, आपने 6 सीटें दे दी या 5 सीट देकर उनको तैयार कर लिया। 4 साल बाद लोकसभा चुनाव आएगा, फिर वो कहेंगे भाई मुझे 2 लोकसभा की सीट सीमांचल की दे दो या 1 लोकसभा की सीट दे दो, मैं आपके साथ गठबंधन में हूं। तो क्या यह स्वीकार होगा? वो तेजस्वी तो कहते हैं ना कि भाई एमवा समीकरण तो हमारा है, मुसलमान और यादव वोट बैंक हमारा, उसमें हम किसी को और क्यों दावा करने दें? शामिल करके एक बड़ा मुस्लिम नेता क्यों बना लें? वो क्यों वो कहते हैं कि भाई मुस्लिम जो वोट बैंक है उसका जो ठीकरा या उसका जो ठेका है वो ओवैसी के पास ही है। तो ये तमाम बातें बिहार में इस वक्त हलचल के तौर पर देखने को मिल रही है। चुनावी राज्य है, एक के बाद एक रणनीति बदल रही है, सियासी गेम बदल रहा है, कौन किस पर भारी है यही बताने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बरेली हिंसा मामले में तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस ने तौकीर रजा को गिरफ्तार किया है। तौकीर रजा पर बरेली में हिंसा भड़काने का आरोप है। तौकीर रजा ही वो हैं जिन्होंने बरेली में यह ऐलान किया था कि आई लव मोहम्मद के पक्ष में प्रोटेस्ट करने के लिए आप मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के बाद इकट्ठा हो जाओ। और इसी दौरान हालात बिगड़ गए थे, पुलिस पर हमला किया गया था, पथराव किया गया था। अब पुलिस ने एक एक करके कार्रवाई शुरू कर दी है, उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है, एनएसए लगाने की तैयारी है। तो अब तौकीर रजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यूपी पुलिस ने अभी तक उन्हें हाउस अरेस्ट किया था और उसके बाद पूछताछ लगातार तौकीर रजा से की जा रही थी और अब पूछताछ के बाद तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल की घटना के संबंध में जैसा कि आप अवगत हैं कि जुमे की नमाज के बाद कुछ जगहों पे अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन की जो ड्यूटियां लगी हुई थी वहां पे कुछ लोगों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में कल हम लोगों ने बताया था कि हम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसमें हम लोगों के द्वारा अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें थाना कोतवाली में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं, थाना बारादरी में 2 एफआईआर दर्ज की गई है, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 एफआईआर दर्ज की गई है। इन दर्ज एफआईआरों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद जाहिद, रिहान पुत्र राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम। इन 8 लोगों को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो रिमांड मजिस्ट्रेट है उनके समक्ष पेश करते हुए न्यायिक हिरासत में इनको लिया गया है। कोर्ट के आदेश के उपरांत इनको संबंधित जेल में भेजा गया है। टोटल जो 10 एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जो प्रमुख एफआईआर है थाना कोतवाली की, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। एफआईआर नंबर 489/25, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 109(2), 118(2), 121(2), 189(5), 191(2),
195(1), 196(1), 196(2), धारा 223, 310(2), 324(5), 324(6), 61(2), धारा 62, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम धारा 7, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम धारा 3 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम धारा 4। इन समस्त गंभीर धाराओं में जो हमारी प्रमुख एफआईआर है, जो खलील तिराहे पे घटना हुई थी, जिसमें जो पुलिस बल वहां पे लगा हुआ था, मजिस्ट्रेट्स जो वहां पे लगे हुए थे, इनके द्वारा बहुत संयमित तरीके से वहां जो भीड़ आई अचानक से उसको रोकने का प्रयास किया गया, समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद इस भीड़ के द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ के पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार करते हुए इस्लामिया कॉलेज पहुंचने के लिए प्रयास किया गया और उसके अंतर्गत पुलिस के ऊपर हमलावर हुए, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। वहां से हम लोगों के द्वारा जो सामग्री रिकवर हुई है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ईंट पत्थर के टुकड़े भारी मात्रा में रिकवर किए गए हैं, चप्पल जूते भारी मात्रा में, पुलिस के टूटे हुए बैरिकेड रिकवर किए गए हैं। वहां से कुछ ब्लेड्स, खोखा कारतूस 12 बोर और 315 बोर के जो संभवतः फायरिंग में यूज होंगे वो रिकवर किए गए हैं। जिंदा कारतूस रिकवर किए गए हैं। एक तमंचा 12 बोर का जो संभवतः वहां किसी उपद्रवी के पास से गिर गया था भगदड़ में, एक ये रिकवर किया गया है। अवैध चाकू, लाठी, डंडे और कुछ कांच की टूटी हुई बोतलों के टुकड़े जिनसे पेट्रोल की बदबू आ रही है, जो संभवतः पेट्रोल भर के लाया गया था। ये सारी चीजें वहां से जो घटनास्थल था खलील तिराहे का, वहां से बरामद की गई है। 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, गाड़ी संख्या यूपी 32 EG 3137 और एक मोटरसाइकिल, ये 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी 8 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। टोटल हम लोगों ने 39 लोगों को अब तक हिरासत में लिया है। 8 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जेल भेज दिया गया है। बाकी जितने लोग हैं उनसे हम लोग जो विधिक प्रोसीजर है पूछताछ करते हुए, क्योंकि ये भी बहुत आवश्यक है कि हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता करें कि जो ग्राउंड पे लोग मौजूद थे, जो अलग अलग चौराहों पे पुलिस के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, पुलिस के ऊपर हमलावर थे, पथराव कर रहे थे, और इनके पीछे कौन व्यक्ति था जो इनसे लगातार संपर्क में रहते हुए इनको ये करने के लिए उकसा रहा था। तो उस बिंदु पे इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके मोबाइल फोन जिन जिनके रिकवर किए गए हैं, उन मोबाइल फोन से भी एविडेंस कलेक्शन किया जा रहा है। हम लोग लगातार ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी अभियुक्त इस घटना में शामिल थे, इन 10 FIRs में जो भी अभियुक्त शामिल थे, उन सभी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, जो हमारा मैनुअल इंटेलिजेंस होता है उसके माध्यम से, टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से, और जो हमारे अभिसूचना विभाग है उसके माध्यम से हम लोग एकत्र करेंगे। और जितने भी लोग शामिल थे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनकी गिरफ्तारी और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की मंशा है। अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, कानून व्यवस्था की स्थिति एकदम दुरुस्त रहे, उसको कोई किसी भी प्रकार से बिगाड़ ना पाए, और बिगाड़ने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, इस पे हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। टोटल अभी तक 7 FIRs हैं, जिनमें मौलाना तौकीर रजा का नाम प्रकाश में आया है, और हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन में भी इसको पार्ट बनाएंगे कि जो लोग, जिन लोगों ने पहले दिन लेटर लिख के दिया था और यह आश्वासन दिया था कि कोई भी भीड़ इस्लामिया की तरफ नहीं आएगी, लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ के और वापस जाएंगे, उसके बाद उन्हीं लोगों ने उसको रात में 2 घंटे बाद अपने ग्रुप पे ये कह के उसको खारिज किया कि ये फर्जी हस्ताक्षर है, जबकि वो हस्ताक्षर उन्हीं 3 लोगों के थे जिन लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए हुए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बरेली हिंसा मामले में तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ कुल 7 नामजद FIR दर्ज की गई हैं। कुल मिलाकर 10 FIR इस मामले में दर्ज हुई हैं, और जो पुलिस बता रही है उसके मुताबिक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और इसके साथ ही साथ एक तमंचा भी बरामद किया गया है। कुछ जिंदा कारतूस हैं जो मौके से बरामद किए गए हैं। अब कितनी बड़ी साजिश ये थी दंगा भड़काने की, इसी बात से अंदाजा लगाइए। पुलिस CDR के जरिए, वहां से सबूत जुटाने के जरिए पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये साजिश कितनी बड़ी थी। लेकिन जिसकी चर्चा हम हर्षवर्धन जी कर रहे थे, अब तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि तौकीर रजा पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसे भड़काऊ बयान दे चुके हैं। आज उसका रिजल्ट देखने को मिला। बस नहीं, बिल्कुल। और सरकार को, पुलिस प्रशासन को कानून के दायरे में तौकीर रजा को ठीक से सबक सिखाना चाहिए। ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है, ये वो मानसिकता है जो किसी भी समय में समाज को विभाजित करने, उसमें जहर घोलने की कोशिश करती है, और उसमें नुकसान समाज का होता है, और उसके आधार पर ये लोग बड़े बनते हैं।
इन्होंने अपने जीवन में किया क्या है? मतलब कौन सा काम ये करते हैं? मुसलमानों के भले का ही कोई 4 काम बता दें। इनका बस काम ही यही है कि कुछ ऐसी बात बोल देना कि मुसलमान लड़के वो ईंट पत्थर लेकर निकल पड़े और उसका दंगा हो जाए, पुलिस के ऊपर ये पहले हमला कर देते हैं, फिर पुलिस इनको पीटती है, उसमें जाहिर है कि झगड़ा बढ़ जाता है। तो मूल जड़ समाप्त करना बहुत जरूरी है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो मौलाना भूल गया था कि यूपी में किसका शासन है, तो उसे पता लगना चाहिए कि किसका शासन है। गिरफ्तारी उसकी शुरुआत है। देखिए, तमंचे मौके से बरामद किए गए हैं, पेट्रोल की बोतल, लाठी, डंडे, पत्थर तो आप देख ही रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे भी पत्थर चला रहे थे। पुलिस पर हमला किया जा रहा था, पुलिस को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब सबका इलाज होगा। लेकिन सवाल विजय जी यही खड़ा होता है कि आप नाम लेते हैं कि हम शांति के साथ प्रदर्शन करना चाहते हैं, आप बात मोहब्बत की करते हैं, लेकिन उसमें तमंचे का क्या काम, पेट्रोल की बोतल का क्या काम, लाठी डंडों का क्या काम, और पुलिस का क्या कसूर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन ही तो करना चाह रही है सिर्फ। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं प्राची जी। महत्वपूर्ण बात क्या है कि सोसाइटी को समझने की ज़रूरत है कि तौकीर रजा को मैं वो नहीं करता, उनकी तो दुकान ही इससे चलती है। सॉरी टू से कि दुकान में शब्द कर रहा हूँ, लेकिन जो भी आप कहें कि उनका नेता हैं या जो भी काम करते हैं वो इसी से चलता है। समाज को समझना चाहिए कि उनकी इस बहकावे से किसका नुकसान हो रहा है। वो बच्चों का नुकसान हो रहा है। अभी जो गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके साथ मारपीट हुई है, आप देख रहे हैं वो जूते चप्पल छूट गए हैं, बहुत सारे घायल भी हुए होंगे, पुलिस का लाठीचार्ज भी होता है, और उन सबका करियर बर्बाद होता है सोशल सिस्टम में, और वो रहते उस सोसाइटी में। आज ये सब करेंगे, कल फिर उन्हीं के साथ रहना है, तो वो विद्वेष होता है। तो समाज में जो लोग समझदार लोग हैं उनको ये देखना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। योगी जी जो वो काम कर रहे हैं वो डेटरेंट का है कि, और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा डेटरेंट में भी और थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है कि आगे से इस बात को ध्यान रखा जाए। और बार बार ये ऐसी घटनाएं होती हैं और वही सब लोग फंसते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि नेताओं के बच्चे तो कोई नहीं दिखते, सब आम लोग हैं जो मौलाना बोल रहे हैं, जो यहाँ पर कर रहे हैं, और छोटी उम्र के बच्चे हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं जिनको पढ़ना लिखना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, उन सबको यहाँ पर वो उनको पता भी नहीं होता किस लिए वो आए हैं, बस बुला लिया गया है सड़क पर, सब लोग सड़क पर जा रहे हैं और उन्हीं की पिटाई होती है, उन्हीं पर पथराव होता है, उन्हीं पर टीयर गैस जाती है। जाहिर है वो जब सड़क पर है तो उन पर होगा। तो इसको पूरी तरह से खुद को, सोसाइटी को समझना होगा कि क्या हम इन जो सो कॉल्ड नेता हैं उनके इशारे पर ही काम करते रहेंगे, और सरकार को भी इस पर ज़्यादा काम करना चाहिए, समझाने के लिए भी। मतलब ये अभी तो डेटरेंट के तौर पर ये करना ही चाहिए जो अरेस्ट किया गया है या जिन लोगों के साथ कार्रवाई हो रही है, लेकिन आगे से इस बात का एक ऐसी नसीहत भी दी जाए कि एक सबक मिले। जो नसीहत दी जाती है योगी की तरफ से, उसके बाद फिर वो निशाने पर भी आते हैं, विपक्ष पूरा का पूरा खड़ा हो जाता है विजय जी ये कहने के लिए कि टारगेट किया जा रहा है, एक समुदाय के लोग हैं। देखिए, इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि सत्ता में योगी है। नहीं, वो एक समुदाय नहीं, दोनों समुदाय में होता है। अभी ये हो गया, कुछ और हो जाता, फिर दूसरे समुदाय के लोग, अभी जैसे आप देख रहे थे ना, आई लव मोहम्मद किया तो आई लव महादेव भी आ गए। कोई ज़रूरत पड़ रही थी आई लव महादेव की भी, लेकिन कहेंगे कि भाई वो कर रहे थे तो हम रिएक्शन में आ गए, तो और फिर उनकी भी पिटाई होती है। ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं फंसेंगे, वो मान लो 500 लोग निकल कर आ जाएंगे तो वो भी होगा। नहीं, इस मामले में भी तो यही हुआ ना, सबने यही कहा कि चूंकि मुस्लिम पक्ष है इसलिए एफआईआर दर्ज कर दी आई लव मोहम्मद कहने पर। किसी ने ये नहीं बताया कि पथराव किया गया था, पुलिस पर हमला किया गया था, उस मामले में एफआईआर दर्ज हुई जी। तो ऐसे अफवाहें फैलाई जाती हैं और उसी का नतीजा है कि ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। अब तौकीर रजा का कितना पक्का वाला इलाज समीर जी आपको लग रहा है कि अब हो जाएगा? योगी ने तो कह ही दिया, वो मौलाना जानता नहीं है क्या, वो भूल गया है क्या कि यूपी में किसकी सत्ता है? अब जब गिरफ्तार कर लिया है तो यहां से इलाज हो जाएगा। देखिए, अभी अनुराग आर्या जो एसएसपी है बरेली के, उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है कि किस किस धाराओं के अंदर केस दर्ज किया है और क्या क्या मिला है। उससे जिंदा कारतूस मिल रहे हैं, हथियार मिल रहे हैं, पत्थर मिल रहे हैं। तो कौन था जो इनको तैयार करके आने के लिए कहा था कि भाई मस्जिद में आइए, नमाज अदा करेंगे और उसके बाद अपने धर्म का फर्ज अदा करेंगे? किसने कहा था कि भाई पत्थर लेकर आपको आना है? किसने कहा था आपको कि भाई जिंदा कारतूस और तमंचे लेकर आना है? तो मुझे लग रहा है कि एक वर्ग ने उनको प्रोत्साहित किया था। और जिस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, तो तौकीर राजा ने जिस तरीके से भड़काने वाला काम किया है, मुस्लिम युवाओं को इकट्ठा किया, हिंसा के लिए उन्हें प्रेरित किया, पुलिस पर हमला करने के लिए प्रेरित किया, मुझे लग रहा है कि उन धाराओं में उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो अब योगी जी का शासन है, गलत करोगे तो आपको कोई बचा नहीं सकता, तमाम तरह की धारा लगेगी। मुझे लग रहा है कि अब तौकीर राजा का बुरा समय शुरू होता है। उन्हें लग रहा था कि भाई उनके पीछे समुदाय के लोग हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो युवाओं को भड़काएंगे, दंगा करवाएंगे और मस्त आराम से रहेंगे। अब योगी सरकार ने बता दिया है कि भाई अगर आपकी मंशा थी तो आपके साथ कानून के दायरे में
इलाज किया जाएगा, और इलाज शुरू हो गया है। जेल भेज दिया गया है, आरोप पत्र तय होंगे, और उसके बाद मुझे लगता है कि अब तोके राजा के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और फिर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर तो तैयार ही है ऐसे लोगों के लिए। सीमा लागोगे, दंगा भड़काओगे तो कार्रवाई होगी, और सख्त कार्रवाई होगी। अब आगे बढ़ रहे हैं, एक ऐसी खबर अब दर्शकों को बताते हैं जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। वो पाकिस्तान जो हर तरफ इस वक्त जलालत झेल रहा है। अब अमेरिका पहुंचे शहबाज शरीफ के साथ भी ऐसा ही हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुलाकर जलील किया। ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे, लेकिन शहबाज और आसिम मुनीर को दरवाजे पर इंतजार कराते रहे। पत्रकारों से बात करने लगे, और जब पत्रकारों ने ट्रंप की शहबाज से मुलाकात पर सवाल किए तो कहा इधर उधर ही होंगे। यानी ट्रंप को पता था शहबाज आ चुके हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कितनी है वो ट्रंप ने दुनिया को बता दिया। घंटों तक बाहर खड़ा कराए रखा और अपने गपशप में मशगूल रहे। तो अब शहबाज मुनीर के लिए ट्रंप इस वक्त माई बाप हैं। यही वजह है कि चाहे जलालत करें या खरी खोटी सुनाएं, लेकिन मुनीर और शहबाज लगातार उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन देखिए, फिलहाल जो दिलचस्प है वो ये जो ट्रंप ने कहा कि हाँ इधर उधर ही होंगे शहबाज और मुनीर, इंतजार करते रहे। ये बेइज्जती बार बार पाकिस्तान की होती है, और पाकिस्तान फिर भी इन्हीं तस्वीरों को घुमाकर गीदड़ भभकी भी देता है। लेकिन पाकिस्तान की क्या हैसियत है, पाकिस्तान कितना वजूद रखता है अमेरिका की नजरों में, कैसे उसे टॉय के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हर्षवर्धन जी, ये इन तस्वीरों से या ट्रंप के इस बयान से कम समझ में आता है। नहीं, देखिए, पाकिस्तान की जो कहें कि हैसियत है दुनिया में, उसको हर कोई जानता है। और ट्रंप के लिए इससे सुंदर क्या होगा कि एक पूरा का पूरा देश उनके सामने गिरवी है, नतमस्तक है। उसको वो चाहे जैसे अपमानित करें, चाहे जिस तरह से झिड़कें, जैसे भी रखें, वो रहने को तैयार है। और दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में तो ऐसा होता नहीं। अब ये इस्लामिक मुल्क बना, कहने को रिपब्लिक बना, लेकिन रिपब्लिक तो कभी बन नहीं पाया। जहां सेना अध्यक्ष प्रधानमंत्री को वो डिक्टेट कर रहा हो, सब कुछ बता रहा हो, ट्रंप उस कमजोर नस को समझ चुके हैं। और ट्रंप को अभी भारत को एक तरह से कहें कि हर बार उनके पैरेलल खड़ा करने की कोशिश करनी। तो इसको यूं भी समझना चाहिए, पाकिस्तान का अपमान हो रहा है, लेकिन निशाने पर भारत भी है, ये बात भी हमें भूलना नहीं चाहिए। और भारत भी ऐसा नहीं है, भारत उसका जवाब उसी तरह से देता है। पाकिस्तान से किसी भी, जिसको कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज वो उनके जो पैरेलल वाली होती है उसको स्वीकार नहीं करता है। और अभी जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनका तो दुनिया भर में मजाक बन रहा है। आतंकवादी मुल्क है और यूएन में जाकर वो आतंकवादी घटना पर बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत ने बहुत कड़ा जवाब दिया है। हमको इसे इसी तरह से देखना चाहिए। वो पिछलग्गू है, वो ट्रंप के लिए एक टूल भर है, और हमें उनके अपमान से ज्यादा यह ध्यान देना चाहिए कि हम उनको कैसे ठीक रख पाएंगे, अमेरिका को कैसे हम वो जवाब दे पाएंगे जिसके आड़ में पाकिस्तान के कंधे पर रखकर वो गोली चला। देखो, पिछलग्गू हो, उसकी बार बार बेइज्जती हो, लेकिन चापलूसी करने में पाकिस्तान पीछे नहीं हटता है। अब शहबाज को बेशक बाहर इंतजार कराया, लंबा इंतजार कराया। पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा भी कि भाई आपकी मुलाकात पाकिस्तान के पीएम से होनी है, तो ट्रंप ने कहा इधर उधर ही होंगे, यानी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो वेट कर रहे हैं हम उनसे मुलाकात कर लेंगे। अब जब अंदर शहबाज पहुंचे तो शहबाज कैसे ट्रंप की चापलूसी कर रहे हैं और कैसे उन्हें शांति का दूत बता रहे हैं, ये एक बार आप सुन लीजिए। Pakistan agreed to a ceasefire facilitated by President Donald Trump's bold and visionary leadership. We express our deep appreciation to him and his team for their active role in bringing about the ceasefire. President Trump's efforts for peace helped avert a more threatening war in South Asia. Had he not intervened timely and decisively, the consequences of a full-fledged war would have been catastrophic. Who would have lived to tell what happened? And therefore, in recognition of President Trump's wonderful and outstanding contribution to promote peace in our part of the world, Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize. And I think this is the least we could do for his love for peace. And I think truly he's a man of peace. अब देखिए, ट्रंप नोबेल प्राइज के लिए कैसे कैसे बयान देते हैं वो तो आपने देखा, और उसमें सबसे मुफीद कौन बैठ रहा है? वो पाकिस्तान बैठ रहा है। कितनी भी बेइज्जती कर लो, कितना भी फटकार लो, कितना भी इंतजार करवा लो, शहबाज शरीफ जब अंदर जाएंगे विजय जी तो जाकर बोलेंगे कि देखिए पीस के लिए बड़ा काम किया है ट्रंप ने, हम नोबेल पुरस्कार के लिए उनका नाम आगे कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा दुनिया का ताकतवर देश पाकिस्तान जो है,
ट्रम्प साहब के लिए नोबेल प्राइज़ के लिए ताकीद कर रहा है और नॉमिनेट कर रहा है, उनको रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मेरे को लगता है मिल ही जाना चाहिए। नहीं, और आप ट्रम्प साहब के सामने उनके वो बात कर रहे हैं कि उनको जलील किया गया, वो सब है, आपने वो नहीं देखा UNGA में जो हमारी UN रिप्रेजेंटेटिव हैं दिखाएंगे सर, भारत वो भी के, सुनवाएंगे हमने कैसे जलील किया। हाँ, तो वो भारत, और ये कितनी अच्छी बात हुई है, मतलब मैं वैसे समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जवाब हमारे UN रिप्रेजेंटेटिव ने ही दे दिया, फर्स्ट सेक्रेटरी ने, और वो जैसे बोले हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल लीडर होता तो वो उस तरह से बोलता, क्योंकि वो उनके लिए थोड़ा सा एक वो होता, जिस तरह से उन्होंने बखिया उधेड़ी है भारत ने शहबाज शरीफ साहब की, वो भी उनको समझना चाहिए। और वहाँ तो ट्रम्प साहब पर हमने कल भी चर्चा की थी कि वो 1 घंटे उनका इंतज़ार करवाया। मैं जितनी बार विदेशों में ये बड़े लोगों के साथ गए हैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अपॉइंटमेंट्स होते हैं। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि कोई बदलाव किया गया है तो वो उस गेस्ट को पहले आप इन्फॉर्म कर देते हैं, भाई आप 1 घंटे पहले मत आइए, टाइम चेंज हो गया। कई बार होता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता, वो भी वहाँ पर हो गया है। लेकिन हम सब सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हम लोग ही कुछ गलत तरीके से रीड कर रहे हैं। उनको ये जलालत कहाँ महसूस हो रही है? उनके लिए तो ये बड़ी सम्मान की बात है, घंटे भर बाद सही ट्रम्प साहब के साथ बैठे तो हैं, मिले तो हैं। और फिर शहबाज शरीफ साहब को तो वैसे भी लग रहा होगा कि पिछली बार केवल आसिम मुनीर मिलकर आए थे, अब इस बार तो, अब ये फोटो तो हमेशा रहेगी ना, इस पर फोटो के नीचे थोड़ी लिखा है जलालत के साथ। पाकिस्तान में घुमाएंगे, घुमाएंगे, घर पे लोगों को भी दिखाएंगे, घर पे भी लोगों, तो ये उनके लिए सम्मान है। आप उसको अलग तरीके से देख रहे हैं, है ना, मतलब हुआ वही है जो आप सोच रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं सोच रहे। और पाकिस्तान को इतनी जो जगह मिल रही है ना, वो सही बात है कि ट्रम्प जो है आपको इरिटेट करना चाहते हैं या आपको बताना चाहते हैं। कई बार होता है ना कि आप किसी से नाराज हो जाए तो ठीक है, इसको भी बैठा लो जी, इसको ही चाय पिलाओ यहाँ पर, चाहे उसकी वक्त है कि नहीं है, ज़रूरत है भाई। अमेरिका को तो पाकिस्तान की उस तरह से ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आपको एक थोड़ा सा दिखाने के लिए, क्योंकि अभी आजकल वो नाराज़ चल रहे हैं, तो भारत को निशाना बनाते हुए वो पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठाकर रख रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। जिस दिन ज़रूरत नहीं होगी उस दिन उठा देंगे। इसका मौके का भी फ़ायदा पाकिस्तान को मिल रहा है, और शहबाज शरीफ के लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है। आप इसलिए इसको जलील होना मत कहिए। ये जो फोटो है सर, हाँ, ये फोटो बताइए आप। हाथ मिलाते इतनी मुश्किल से ये फोटो बनी है, क्योंकि अभी तक तो मुनीर ने ही मुलाकात की, मुनीर ने मुलाकात की थी, अब वो खुद भी मुलाकात वहाँ पर कर ली है, प्रधानमंत्री हैं, तो बेहतर बात है उनके लिए। आप देखिए, जिसका जिक्र आपने कर दिया था ना कि एक तरफ आप व्हाइट हाउस के बाहर चले, जलालत आपने झेली तो झेली, लेकिन भारत ने कैसे जलील किया है पाकिस्तान को, वो हम आपको बताते हैं। भारत ने UN के मंच से पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखाई। शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ UN महासभा में जमकर जहर उगला, तो कुछ ही घंटों के भीतर ही भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल दी। भारतीय राजनयिक ने कहा कि एक तस्वीर 1000 शब्द बयां करती है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर और मुरीदके के आतंकियों को मारा, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। जले एयरपोर्ट, एयरबेस और तबाह आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान जश्न मनाना चाहता है तो उसे मुबारक। पेटल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो उनकी विदेश नीति का हिस्सा है। कोई भी ड्रामा या झूठ सच को नहीं छिपा सकता। दुनिया ने वो तस्वीर देखी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कौन आतंकियों के जनाजे उठाने पहुंचा था। A picture speaks 1,000 words, and we saw many pictures of terrorists slain in Bahawalpur and Muridke terror complexes by Indian forces during Operation Sindoor. When senior Pakistani military and civilian officials publicly glorify and pay homage to such notorious terrorists, can there be any doubt about the proclivities of this regime? The Prime Minister of Pakistan also advanced a bizarre account of the recent conflict with India. The record on this matter is clear. Till 9th May, Pakistan was threatening more attacks on India. But on 10th May, its military pleaded with us directly for a cessation to the fighting. The intervening event was the destruction caused to multiple Pakistani air bases by Indian forces. The pictures of that damage are, of course, publicly accessible. If destroyed runways and burnt out hangars look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. The truth is that, as in the past, Pakistan is responsible for a terrorist attack on innocent civilians in India.
अब पाकिस्तान के पीएम की क्या हैसियत है आप ऐसे ही समझ लीजिए। वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे तो उसका जवाब हमारी यूएन रिप्रेजेंटेटिव ने ही दे दिया। और पेटल गहलोत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज किया है वो बड़ा सुनने वाला है और बड़ा दिलचस्प है। बहुत अच्छे से पाकिस्तान को बताया है कि जश्न मनाना है तो मना लीजिए उजड़े हुए अपने एयरबेसिस पर, हमें इसमें कोई भी एतराज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है वो दुनिया जानता है। इससे अच्छा तरीका समीर जी नहीं हो सकता था। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि पटेल गहलोत ने बहुत साफ तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया और उन्होंने जिक्र किया कि भाई 9 मई को तो आप हमले की धमकी दे रहे थे और 10 मई को जब भारतीय सेना ने आपके एयरबेस को ख़त्म कर दिया तो उसके बाद आप ही ने सीज फायर की और आपके डीजीएमओ ने सीज फायर की गुहार लगाई थी जिसे भारत ने माना था। तो बहुत स्पष्ट उन्होंने बताया कि एक तस्वीर जो है वो 1000 शब्द बयां करती है। जिस तरीके से सारे वीडियोस आए, जिस तरीके से आया कि किस तरीके से आतंकवादियों का पूरा परिवार उसके अंदर खत्म हो गया, किस तरीके से बाद में पैसा लेकर उसका एयरबेस को रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद कबूल कर चुके हैं कि किस तरीके से हमें नुकसान हुआ है। पाकिस्तान का मीडिया इस बात को पूरा कह चुका है। पाकिस्तान के तमाम पत्रकार और तमाम लोग अपने मीडिया चैनल पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान की पिटाई की और शहबाज शरीफ खुद और सेना प्रमुख तो बंकर में जाकर छिप गए थे। तो दुनिया इस बात को जानती है कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान की पिटाई की। लेकिन बेशर्मी की हद देखे कि यूएन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाकर कहते हैं कि भाई हमने भारत को सबक सिखाया, भारत के 7 प्लेन गिरा दिए और हम जीत गए। तो बिल्कुल सही जवाब दिया कि अगर आपको अपनी बर्बादी का जश्न मनाना है तो आप मनाते रहिए, हम उसको आप रोक नहीं सकते। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का क्या आश्रय हुआ है। और ये भी अभी जो प्रधानमंत्री ने कहा था हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कि भाई अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अगर आप ऐसी हरकत करोगे तो फिर आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ट्रंप साहब ने भी ये कहा होगा कि भारत से 2 हाथ दूर रहना, अभी आप बच गए हो, आगे मैं भी नहीं बचा पाऊंगा आपको। इस बार भी नहीं बचा पाया था, भविष्य में भी कोई आपको बचा नहीं पाएगा। चलिए ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए अपने आप का जो चेहरा है उसे साफ करने के लिए धूल झाड़ने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है ये भारत हर बार बताता रहा है और इस बार भी भारत ने बताया। खबर जुड़ी हुई है लद्दाख से, जहां सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेह से जोधपुर शिफ्ट कर दिया गया है। एनएसए के तहत गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जोधपुर जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है, जहां 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी होगी। लेह प्रशासन ने सोनम वांगचुक के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा गया है कि वांगचुक ऐसे एक्टिविस्ट हैं और ऐसी एक्टिविटी में शामिल हैं जो राज्य की सुरक्षा के खिलाफ है। उनके भड़काऊ भाषण, नेपाल आंदोलन और अरब स्प्रिंग जैसे उदाहरण और भ्रामक वीडियो की वजह से 24 सितंबर को लेह में हिंसक प्रदर्शन हुए। अब सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष इस कार्रवाई को सरकार की तानाशाही बता रहा है। अगर उनको किसी बात पे ऐसे अरेस्ट कर लिया कि कोई वहाँ एजिटेशन हुई और भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर किसी ने आग लगा दी, तो वो सोनम वांगचुक को उसके लिए पकड़ लेना और उस पर इतना जो स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, उसके तहत पकड़ लिया कि देश की सुरक्षा को खतरा है उससे। देखिए आप कहाँ तक जा रहे हैं ये। और ये बिल्कुल एक तानाशाही है। ये गैर लोकतांत्रिक तो शायद उनके लिए छोटा शब्द हो गया, उसका कोई मुआयना नहीं उनके लिए रहा, लेकिन ये सभी सीमाओं को पार करके ऐसे एक अच्छे इंसान को जिसने वहाँ, जिसकी एक सोसाइटी को, समाज को देन है वहाँ, उनको अरेस्ट करना बिल्कुल निंदनीय है। और फिर उनको वहाँ से ले जाके जोधपुर ले गए, ये समझ से बाहर है। और बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जाहिर होता है कि ये सरकार शायद इनसिक्योरिटी इसको खुद अपने आप को है और किसी तरह की कोई आलोचना सह नहीं सकती। कि हालांकि 2007 में कांग्रेस ने खुद ये माना था कि सोनम वांगचुक कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो लेह प्रशासन के खिलाफ है, वहां एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है, बाकायदा ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया था। लेकिन अब कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि कार्रवाई सरासर गलत है, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि लेह हिंसा में विदेशी साजिश नजर आ रही है। कुछ लोग विदेशी टूल किट का हिस्सा बनकर राज्य को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लद्दाख की पूरी घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का स्पष्ट तौर पर इशारा दिखाई पड़ रहा है। फॉरेन फंडिंग दिखाई पड़ रही है। भारत में कैसे लेह लद्दाख एक बहुत शांतिप्रिय स्थान है, धरती का स्वर्ग कहा जाता है, कैसे उसमें वातावरण बिगाड़ा जा सके, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कैसे बाधित किया जा सके, एक अस्थिरता करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कानून ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटेगा। जो लोग भी ऐसी चेष्टा कर रहे हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। लोकतंत्र में संवाद से बातचीत हल होती है, समस्याओं का समाधान होता है। और लेह लद्दाख की बेहतरी के लिए आज नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है, लेकिन कुछ लोगों को विकास पसंद नहीं आ रहा है और वो आज विदेशी टूल किट गेम का हिस्सा होकर के उसको अस्थिर करने की चेष्टा कर रहे हैं।
देखिए, बीजेपी कह रही है कि ये जरूरी है देश हित के लिए, तो कांग्रेस कह रही है कि ये गैर जरूरी है। लेकिन इस पूरे मसले में अगर देखा जाए विजय जी, तो क्या बीजेपी एक स्टेप वाकई आगे चली गई है इस मामले में, या ये जरूरी था? मुझे लगता है कि जरूरी था। इसका जवाब तो सरकार देगी कि कितना जरूरी था, लेकिन इसकी कदम की, इतने सख्त कदम की ज़रूरत मुझे नहीं लग रही थी। सरकार यदि बातचीत के रास्ते से कुछ काम को आगे बढ़ाती, क्या बातचीत की जा सकती थी उनके साथ, क्या नहीं की जा सकती। और जैसे आपने कहा कि कांग्रेस ने 2007 में उनके खिलाफ बोला था, तो बीजेपी उनको माला पहना रही थी 2019 तक। तो हाँ, उनके बयानों को घुमा रही थी। पॉलिटिकल पार्टीज के बिहेवियर को उस तरह से देखने की बात नहीं है। और मैं ये मानता हूँ, मुझे नहीं पता जांच में जब आएगा कि क्या विदेशी ताकतें हैं और विदेशी सब, लेकिन ये हर सरकार का रवैया रहता है कि जो भी आंदोलनकारी हों उनको विदेशी ताकतों के साथ जोड़ दिया जाए, चाहे वो जेपी हो 1972 में, 73 में, जिन्हें कहा गया अमेरिकी एजेंट के तौर पे, CIA एजेंट के तौर पे, या फिर वो VP सिंह हो, तो राजीव गांधी जी ने उनको विदेशी ताकतों के साथ खेलने का मसला बताया। फिर अन्ना आंदोलन हुआ तो यूपीए सरकार ने अन्ना को और लोगों को बताया, और अब ये हो रहा है। तो ये तो एक रेटोरिक है। अब इसको प्रूव करना है, ये मामला कोर्ट में जाता है कि नहीं जाता है। और मैं समझता था कि सोनम वांगचुक को वहाँ पर हाउस अरेस्ट करके भी इस मामले को थोड़ा सा काम डाउन किया जा सकता था, या अरेस्ट करके भी किया जा सकता था। NSA की ज़रूरत है, ऐसा अगर सरकार समझ रही है तो सरकार को प्रूव करना होगा कि मामला। अब इस मामले की देखिए जांच भी बढ़ रही है, इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी कि सोनम वांगचुक पर ये NSA आखिरकार क्यों लगाया गया है, कि वाकई वो ऐसी गतिविधियों में शामिल थे या नहीं थे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी और समीर जी, आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कहानी कुर्सी की में आज के लिए बस इतना ही।